गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ठीक है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द आंसर राइटिंग। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है एट टाइम्स कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आंसर राइटिंग की शुरुआत हमें कब करनी चाहिए, या फिर आंसर लिखने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, है ना। आज इस सेशन में हम लोग पहले इसी चीज को समझेंगे, क्योंकि अब आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं। अगर आप 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं और अपकमिंग यूके पीएससी के एग्जामिनेशंस भी अगर आप देने वाले हैं, या फिर कोई भी पीएससी का एग्जामिनेशन आप लोग लिखने वाले हैं, स्टेट पीएससी का, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंसर राइटिंग की शुरुआत आपको कब से करनी है, राइट। और साथ में ही जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग भी आपको कैसे करनी है, वो आंसर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखना है, एक डिफाइंड वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखना है ना। उस चीज के बारे में हम लोग पहले अच्छे से आज यहाँ पर समझेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग सेशन के एंड में लेंगे, तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी वो सब हम लोग सेशन के एंड में आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक बार स्ट्रक्चरिंग समझेंगे कि मेंस के एग्जाम के लिए जो आंसर राइटिंग है वो हमें अफेक्टिव तरीके से कैसे करनी है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंटर्स हैं जो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखने जरूरी हैं, और उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मीन्स की आंसर राइटिंग की शुरुआत जो है वो कैसे करी जाए। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात आपको, कि ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको शुरुआती दौर से ही शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट हैबिट विच यू नीड टू बिल्ड। ठीक है ना, ये कंप्लीट हैबिट है जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। और आप सोचेंगे कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और प्रीलिम्स होने के बाद मैं मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी या करूंगा, तो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इस कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर आपको रेगुलरली रोज 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 प्रैक्टिस करना जरूरी है। तभी बोलते हैं ना, हैबिट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस वही वाली चीज है कि आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जितना भी आता हो, जितना छोटे से छोटा पोर्शन आप लिख सकते हैं, वो कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, अभी हम लोग समझेंगे उस चीज को भी। बट सबसे पहले वो हैबिट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप होना जरूरी है। और दूसरी बात, यू नीड टू मास्टर दैट आर्ट। और वो कैसे आएगी, जब रोज लिखोगे। ठीक है ना, जब कंटिन्यूसली रोज एक काम आप रोज करते हैं, रोज करते हैं, वो आपकी हैबिट में आ जाता है। आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है कि हमें आंसर लिखना किस तरीके से है। ठीक है, अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, बट वो कंटेंट को पेपर में उतारना कैसे है, वो आपकी आर्ट है। मेरे साथ एक क्वेश्चन पे 250 वर्ड क्वेश्चन पे पूछ लिए कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के ऊपर बोल दिया कि आपको 250 वर्ड्स में इसको डिफाइन करना है। जो आपने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, वो 5000 6000 8000 वर्ड्स का शायद आपके पास कंटेंट होगा, लेकिन लिखना कितने में है, 250 के अंदर। तो वो आर्ट कैसे डेवलप करोगे, जब रोज प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली लिखोगे, और बहुत बार गलतियां होंगी, हर बार अपनी गलती से सीखोगे, तब जाकर वो मास्टरी आपके ऊपर आनी शुरू होगी। ठीक है ना। तो पहली चीज कि जो स्टार्ट है, वो ये मत सोचिए आप लोग कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, अभी तो मेरे पास कंटेंट की बहुत कमी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। डेफिनेटली पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा रिविजन करना है, लेकिन जो आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है वो शुरुआती दौर से ही, प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही शुरू करनी है। यूपीएससी की तैयारी, आपकी प्रिपरेशन जो है, वो मेंस की आंसर राइटिंग शुरुआत से ही शुरू करी जाती है। 6 महीने 8 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद अब 2026 के जो भी अटेम्प्ट्स आप लोग देंगे, और आप मान के चले कि मैं अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो कहीं अक्टूबर नवंबर से करना शुरू करूंगी, पहले 6 महीने पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फियर फैक्टर आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगा। इसलिए उस फियर को हटाने के लिए सबसे पहले अभी से ही आप थोड़े 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 आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हैबिट डेवलप करनी आपको जरूरी है। आंसर राइटिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें,
सो मेंस के आंसर्स हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रीलिम्स से काफी अलग है। प्रीलिम्स आपका कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। भाई मेरे पास प्रीलिम्स में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और मुझे उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, तो मेरे पास जो नॉलेज होगी उसके बेसिस पे मैं उस एक ऑप्शन को चूज करके उसको निगेट भी कर सकती हूँ और अपने सही आंसर पे पहुंच भी सकती हूँ। लेकिन मीन्स क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर, आपके पास कंक्रीट टू द पॉइंट नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कंटेंट अच्छे से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपने कंटेंट को, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को मैं पेपर के ऊपर कैसे रख सकती हूँ, मैं कैसे अपने आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, वो चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगेन ये चीज आएगी कैसे? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी। ये रातों रात डेवलप नहीं होती, ये 2 दिन 4 दिन 2 महीने के अंदर डेवलप नहीं होती। जब रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज हम लोग अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि हम कितना इफेक्टिव आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थॉट्स भी क्लैरिफाई होने लग जाएंगे। जब आप रोज लिखते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको आज एक क्वेश्चन दूं और वो बोलूं कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिख कर आना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि हम आपसे बेसिक क्वेश्चन कोई जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर पूछ लेते हैं, और वो जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर हम आपको बोलते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको अर्थ के डायनेमिक्स के बारे में और उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मेंशन करी जाती है, वो आपको बतानी है। आप उस आंसर को कैसे लिख पाएंगे? जब आपके पास उसका कंटेंट बेहतर तरीके से होगा। लेकिन जब आप लिखेंगे आपको वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और वो कब आएगा? अगेन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहली बार आंसर लिखा, फिर मैंने दूसरी बार आंसर लिखा, तीसरी बार आंसर लिखा, तो मेरी थॉट्स रिफाइन होती चली जाएंगी। जब मेरी थॉट्स रिफाइन होती चली जाएंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने पहले आंसर में क्या चीजें थी जो छोड़ी थी, और मैं थर्ड या फोर्थ आंसर तक आते आते मैंने कितना उसको क्लियर कर लिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स को ना ये वाली चीज पे भी डाउट होता है कि अरे मेरे को कुछ बहुत असेंशियल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आंसर के शुरुआती दौर में नहीं लिखा, मैंने आंसर के शुरुआती दौर में नहीं लिखा उसको। ठीक है ना, कई बार ये चीज भी स्टूडेंट्स के पास डाउट्स आते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर नहीं होता उन्हें। उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, जितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होगी, जितना ज्यादा नोट्स का प्रॉपरली रिविजन होगा, तब जाकर आप क्लियरली अपने थॉट्स को वहां पर लिख पाएंगे। इसलिए रेपिटेटिव रिपीटिशंस हमारे पास आंसर राइटिंग में इसीलिए जरूरी होते हैं कि आपकी थॉट्स क्लियर हो सके, रेगुलर प्रैक्टिस कर सके, आपको अपनी गलतियां समझ में आ सके। और जो मैं आपसे बात बोल रही हूँ कि कई बार जो ये डाउट रहता है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो पॉइंट मैं लिख नहीं पाई, तो चलो कहीं और फिट कर देते हैं, वो मत करिएगा। जो छूट गया वो छूट गया। जो आता है, जो इस समय लग रहा है कि इस समय मुझे आंसर में नोट करना है, आपने एक मैनर में उसको नोट कर लिया, उसकी स्ट्रक्चरिंग कर ली। लेकिन अब जो छूट गया, अब आपको लगता है कि ये छूट गया है, तो फिर उसको छोड़ दो। इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, जिससे जिस समय पर जिस पॉइंट को इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में ऐड करना था, वो स्पेसिफिक उस पॉइंट के अंदर ऐड हो सके। अभी स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो इट विल हेल्प टू क्लैरिफाई योर थॉट्स, आपकी आर्टिकुलेशन को बेटर बनाता है, लिखने का जो तरीका है उसको बेटर बनाता है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा लैग करते हैं जब वो पेपर छोड़ कर आते हैं। पेपर में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट करके आए हैं सिर्फ 15 क्वेश्चन। भाई 5 क्वेश्चन तो आपने वैसे ही अटेम्प्ट नहीं करे, आप तो वैसे ही लिस्ट के बाहर हो चुके हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आप वैसे ही छोड़ कर आ रहे हैं, तो आप वैसे ही लिस्ट के बाहर हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास 20 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, आपको पता है मेंस में डिफरेंस ही कितना होता है। एक वो इंसान जिसका सिलेक्शन हो रहा है और एक वो इंसान जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हार्डली जो रेंज चेंज होती है वो 40-45 मार्क्स के आसपास की होती है। तो अगर किसी इंसान ने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए और वो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 नंबर तो आपने ऐसे ही छोड़ दिए, और हर पेपर में ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। तो सोचिए, आप पूरा एक्यूमुलेटिव 4 जीएस के पेपर हो गए, एक एसए का पेपर हो गया, 2 ऑप्शनल के पेपर हो गए, और सब में आपने एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए। आप पूरा एक्यूमुलेट कर दीजिए, तो क्या पता आपने कहीं 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए, तो 100 नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए। तो आप अटेम्प्ट ही कम करके आए हैं, तो एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि मेंस क्लियर होगा आपका? तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि जब आंसर लिखें, अभी भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप आंसर लिखेंगे अपने पास हमेशा टाइमर रखिए। अब वो कितना मिनट्स का होता है वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो भी अपने पास हमेशा टाइमर रखिए। तो इसीलिए सबसे पहली चीज अगर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं वो क्या चीज है, आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत शुरुआती दौर से ही करनी है। इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है। सबसे ज्यादा होता ही यही है कि हमें लगता है कि मुझे तो अभी आता ही नहीं है, मुझे अभी पता ही नहीं है, मैं अभी कंटेंट लिखना कैसे शुरू करूं, मुझे अभी अभी मैं इतनी केपेबल नहीं हो पाए हम लोग कि हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, हम लोग मीन्स का आंसर लिख पाएंगे। अरे आपको जितना आता है ना उतने से शुरू करो। 150 वर्ड नहीं लिख पाओगे, 70 लिख पाओगे, 70, 80, 90 कुछ तो लिख पाओगे। जब जैसे 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 आगे बढ़ते चले जाओगे वो बढ़ता जाएगा, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद तुम बेहतर आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग आगे देखें इसमें, आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, ठीक है ना। कई बार ये भी बहुत एक क्वेश्चन रहता है कि मैं अपने आप को कब मानूं कि मैं सफिशिएंटली तैयार हो चुकी हूं, कि मैं एनसीईआरटीज पढ़ चुकी हूँ, सब्जेक्ट्स पढ़ चुकी हूँ, तो क्या अभी मैं केपेबल हूँ, अभी मैं आंसर्स लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, है ना। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। पहली बात, सबसे पहले आपके पास सिलेबस की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ऐसे है, वो जनरल स्टडीज के 1, 2, 3, 4 पेपर है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपके पास अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मेरे सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स डिफाइंड हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी जरूरी है। जब आपको अपना सिलेबस क्लियर होता है, जब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लैरिटी होती है, तो आपके पास एक माइंड में ना एक स्ट्रीमलाइन तरीके से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा ठीक है, अभी इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे इसी तरीके से आंसर्स को जनरेट करना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, आपके पास आपके सिलेबस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इसलिए आज सबसे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक सिलेबस को अच्छे से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पहले आज आप जाकर अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा कि सिलेबस के अंदर क्या डिफाइन करा गया, हर एक छोटे वर्ड को भी, छोटा सा छोटा जो वर्ड है ना, हमें लगेगा कि इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, उस पे भी बारीकी से उस चीज को जाके पढ़ेगा। जनरल स्टडीज का पेपर 1 है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोसाइटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर 2 है, उस पे गवर्नेंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, गवर्नेंस पे ये चीजें पूछी जा रही हैं। पेपर 3 है तो उसमें इकोनॉमी हो गया, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ पेपर है तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये सब चीजें और हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास सिलेबस की अच्छी क्लैरिटी होती है, आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होता है कि भाई ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, तो सबसे सबसे पहले ये चीज आपको हेल्प कहां पे करती है, आपके न्यूज़पेपर रीडिंग में। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूं तो इसका मतलब ये मेरे इस जनरल स्टडीज के पेपर के साथ एसोसिएटेड है। अब आज के समय पर जैसे यूएस और इंडिया के बीच में, या यूएस जो टैरिफ पॉलिसीज अपनी अपना रहा है, आपको अगर पता है तो आप उसे बहुत अच्छे से इजिली रिलेट कर पाओगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट है, ये इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, ठीक है। और इंडिया में अब उस चीज को लेकर कैसे हम लोग रिवर्ट करने वाले हैं, ठीक है, हम उसमें किस तरह हमारे बायलैटरल रिलेशंस अब कैसे चेंज हो सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो सकता है, ये सब चीजें आपको सिर्फ तभी समझ में आएंगी जब आपके पास सिलेबस की अच्छी क्लैरिटी होगी। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, अपने सिलेबस को जाकर अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सफिशिएंटली टाइम दो, आज जाकर सिलेबस अच्छे से पढ़ो। सिलेबस पढ़ने के बाद जिस जगह पे आप लोग पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी टेबल है, प्लीज उसको सामने वॉल पे पेस्ट कर दो या बोर्ड पे पेस्ट कर दो, जिससे जब भी तुम पढ़ाई करो तुम्हारे नजर के सामने हमेशा वो सिलेबस होना चाहिए। तो जब जब पढ़ते रहोगे सिलेबस, जब तुम लोग कंटिन्यूसली रोज देखते रहोगे तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा। और ये बात बोला कि भाई यूपीएससी कुछ भी पूछता है, डेफिनेटली थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर कुछ भी पूछ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप उन चीजों को पढ़ के जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसका एक डिफाइंड पैटर्न है जिसके पास से वो क्वेश्चंस पूछता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछ रहा है। बाउंसर्स तो हमेशा ही रहेंगे ना,
अगर 100% पेपर हम लोग प्रिडिक्ट करने लग गए तो फिर यूपीएससी यूपीएससी नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात ही यही है कि अगर वो स्टेट पीएससी है या यूपीएससी, आप 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ पेपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, सिलेबस को अच्छे से समझिए, उसको मेमोराइज करिए, आपको रिटेन होना चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़े आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे सिलेबस का इस पेपर का पार्ट है। वो पॉलिटी में आता है, वो इकोनॉमी में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, बायोडाइवर्सिटी में आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है, एथिक्स का पार्ट है, कोई केस स्टडी है, आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज, तभी आपके पास वो मेंटल क्लैरिटी बिल्ड हो पाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ? दूसरी बात, जब आप लोगों ने एक बार बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग्स कर ली है, बेसिक एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लिया है, जैसे अभी क्लास में आप रूटीन में सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप लोग क्लास के अंदर रूटीन में सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, मल्टीपल जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप लोग क्लास में अभी कवर कर रहे हैं। तो वो हर जीएस के सब्जेक्ट पे जो आपको कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज एक अंडरस्टैंडिंग दे रही हैं, वो टॉपिक्स आपके साथ क्लियर कर रही हैं, आइडियली आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन रोज लिखने चाहिए। अगर 2 नहीं लिख पा रहे और अभी शुरू करना है तो कम से कम 1 क्वेश्चन रोज लिखो। तो जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चंस को लिखना शुरू करो। कभी कोई करंट का टॉपिक पढ़ते हो, करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ पढ़ते हो, तो उसके ऊपर मेंस के क्वेश्चंस लिखना शुरू करो। आपको लगता है कि क्वेश्चंस हम लोग नहीं फ्रेम कर पाएंगे, नो वरीज, आप अपनी फैकल्टी से पूछिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देंगे, आप उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करिए, फिर उसको इवैल्यूएट करवाइए। ठीक है, तो शुरुआत अभी से करनी है। 2026 के अटेम्प्ट के लिए भी अभी से ही आंसर राइटिंग शुरू करनी है। जब आप अब से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक रेगुलरली अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मान के चलिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली अभी 8.5 मंथ्स का समय है ना। तो 8.5 महीने बहुत बहुत लंबा टाइम है जिसमें आप अपना जीएस का पेपर, एसए का पेपर और आपका ऑप्शनल पेपर, इन सबको कवर कर पाएंगे। और स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं आता है तो वहां पे सिर्फ जनरल स्टडीज और एसए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा डोंट वेट टू बी परफेक्शनिस्ट। सबसे बड़ी एक हमारी गलती क्या होती है, हमें लगता है कि जब मैं बहुत कुछ पढ़ लूंगी तब मैं जाकर आंसर लिखना शुरू करूंगी, और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज इतना वास्ट है, समुद्र जैसा है ये खत्म नहीं होगा सिलेबस। हर दिन आपको कुछ नई चीज पता चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि ये चीज मैंने पढ़ ली है और पढ़ लूंगी और पढ़ लूंगी और कंटेंट इकट्ठा कर लूंगी और नोट्स बना लेंगे और न्यूज़पेपर की कटिंग्स अपने पास रख लेंगे और हमारे पास बहुत नॉलेज हो जाएगी तब हम आंसर लिखेंगे। नेवर। मैं अगर आज भी आपको बोलूं कोई टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ लिया है और आपको बोले कि भाई इसके ऊपर चलिए अभी के अभी आंसर लिखिए, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन रिविजन नहीं करा है, तो भी देखिएगा आप अभी आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस शुरू नहीं करी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, वो हैबिट डेवलप करेंगे, भाई जी मुझे जितना भी आता है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है और मुझे जितना भी आता है, मैं उसके ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर लिखना शुरू करूं, तो जाकर आप बेटर आंसर्स लिख पाएंगे। सो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। और एक बात और ध्यान रखना, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट आंसर। कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन से हम भी आपको जो आंसर्स देंगे वो मॉडल आंसर्स हैं। तो मॉडल आंसर्स कैसे होते हैं? जिसमें इंट्रोडक्शन परफेक्ट है, बॉडी परफेक्ट है, कंक्लूजन परफेक्ट है, लेकिन आप उसको रेप्लीकेट नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। आप याद थोड़ा ना करके चले जाएंगे। आप पूरे साल भर में हम आपको यहाँ पे 250 और 300 क्वेश्चंस लिखवा दें मेंस के, है ना, आपको इतने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करवा देनी है दिसंबर तक की 250, 300, 350 क्वेश्चंस आप लोगों ने मेंस के लिख लिए हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि क्या आप वो 200, 250, 300 क्वेश्चंस के जो मॉडल आंसर्स होंगे उन्हें याद कर लेंगे, और क्या उनको जाके रेप्लिकेट कर पाएंगे पेपर में? नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, आपको उन आंसर्स को पढ़ना है, उन आंसर से अपने लिए कंटेंट को डिराइव करना है, डिराइव करके उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, उसे रेगुलरली रिवीजन करना है, और जब दोबारा वैसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दोबारा से रीयूज करना है। दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रोज आंसर लिखेंगे, हम आपको मॉडल आंसर्स देंगे, उन आंसर्स को आपको फिर रेप्लिकेट करना है, उनको रीयूज करना है अपने आंसर्स के अंदर। तो देर इज नथिंग लाइक परफेक्शन, देर इज नो परफेक्ट आंसर्स। जो आप लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो ही आंसर इवेंचुअली धीरे 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 परफेक्ट बनने लग जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज के पीछे नहीं भागना,
कि हम कोई परफेक्ट आंसर की इंतजार कर रहे हैं, और तब हमारा एक परफेक्ट आंसर डेवलप हो जाएगा जब मेरे पास बहुत कंटेंट हो जाएगा, बहुत इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तब मैं आंसर लिखूंगी। स्मार्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप। छोटे 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 आंसर्स लिखना शुरू करो। ग्रेजुअली अपनी टाइम लिमिट को बिल्कुल एक्यूरेटली रखो, अपनी स्पीड को एनहांस करो और उसको मॉनिटर करो। ठीक है, तो कब शुरू करना है ये बात भी समझ में आ गई, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आप टाइम लेंगे उतना आपके लिए डिजास्टर्स भी हो सकता है वो, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, फिर प्रेशर होगा, सोचोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम लोग वो 2.5 से 3 महीने के अंदर प्रिपरेशन कर लेंगे, अरे उसमें पढ़ना भी इतना कुछ है, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी डेवलप करनी है, और ऐसा ना हो कि किसी विशियस साइकिल में फंस के रह जाओ कि हर बार प्रीलिम्स तो क्लियर कर रहे हो, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करिए। मेंस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेन योर माइंड। जितना आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे आंसर लिखने के लिए, उतने ज्यादा बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे। तो एक बात को ध्यान रख लीजिए, द की फॉर द मेंस आंसर राइटिंग इज यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को रेगुलरली ट्रेन करना जरूरी है आंसर लिखने के लिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए जब हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? पहली चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस अच्छे से समझिए। जब आपके पास सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो जो कुछ भी करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स अभी जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप इसमें से पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को उठाइए या 2 सब्जेक्ट को उठाइए जो इस समय आपको लग रहा है कि मुझे काफी अच्छे से रिटेन हो पा रहे हैं। तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट को उठाइए और उस सब्जेक्ट को उठाकर उस पे आप आंसर्स लिखना शुरू करिए। अब आंसर्स कैसे लिखेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करिए, उससे बेटर आपके लिए अभी कुछ नहीं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रेफर करना शुरू करिए, भले वो यूपीएससी है या वो स्टेट पीएससी। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को रेफर करिए, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए और उनको मल्टीपल टाइम्स लिखिए। एक बात ध्यान रखना, ये भी कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, एक बार मैंने सब आंसर्स लिख दिए, अब मैं दोबारा क्यों लिखूं? हमेशा देखिएगा कि जब आप दूसरी बार आंसर लिखेंगे आप बेहतर लिखेंगे, वही सेम क्वेश्चन। जब आप उसी क्वेश्चन को तीसरी बार लिखेंगे आप और बेहतर लिखेंगे। तो हर एक बार आप ज्यादा इंप्रोवाइज कर रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर आंसर लिख रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी गो टू की है एग्जामिनेशन के लिए। और हर दिन क्या करिए, एक क्वेश्चन से शुरुआत करिए, ज्यादा नहीं, अपने लिए एक टाइम लिमिट बना लीजिए कि भाई इतने समय पर मुझे एक क्वेश्चन करना है। आपके पास जैसे कभी 2 क्लासेस के बीच में भी गैप होता है तो उस बीच में भी आप कर सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन लिया, आप अपना ग्रुप में बैठे और 3 4 5 जने अपना अलग अलग आप लोग के ग्रुप्स बना लिए और आप लोग उसके बाद आंसर्स देखना शुरू करिए और फिर अपने मेंटर से चेक करवाइए, तो आपको आंसर्स चेक करके देंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। एट अ टाइम कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट्स आप लोग पिक कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन रोज डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए, एंड द बेस्ट थिंग विल बी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से शुरुआत करिए। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी है, कैसे करनी है। अब आती है बात एक अच्छे आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। मेरे सामने क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन भी अभी आपको सामने करवाऊंगी, और हम उस आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, है ना। कोई भी जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जो आप मान लीजिए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है इवैल्यूएटर के ऊपर। जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने वाला है, इंट्रोडक्शन पहला इंप्रेशन होगा, और वो इंट्रोडक्शन पढ़कर, क्योंकि इवैल्यूएटर्स एक्सपीरियंस्ड है, वो क्वेश्चन को पढ़कर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया कितना नॉलेज अभी इस इंसान के पास है। तो पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ने के समय पर ही सबसे पहली बात क्या ध्यान रखोगे, डायरेक्टिव को समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो अलग अलग तरीके के डायरेक्टिव्स दिए होते हैं ना, उनको समझिए। डिस्कस, इवैल्यूएट, एल्यूसिडेट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, थ्रो द लाइट ऑन, कोई कमेंट है। आपको सबसे पहले क्या समझना है, उस डायरेक्टिव को समझना है, उस डायरेक्टिव की डिमांड को समझना है।
ठीक है ना। मैं एक और किसी सेशन के अंदर आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी कि हर एक डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस डायरेक्टिव को अच्छे से समझना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिस्कस वर्ड यूज करा है, क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड यूज करा है, इवेलुएट यूज करा है, डिस्क्राइब यूज करा है, क्या डायरेक्टिव है जिसको यूज करा है, और उस डायरेक्टिव को ध्यान में रख के उसका सब्जेक्ट, क्वेश्चन का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, ओके। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद विद इन इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आप एक थंब रूल बना सकते हैं अपने लिए कि जैसे अगर 150 वर्ड्स का मेरे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो 15 से 20 वर्ड्स के बीच में हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो आपके पास रहता है और उसमें आपको सबसे पहले कोई डेफिनेशन के साथ शुरुआत करनी है तो आप उसमें डेफिनेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर आपको कोई डेटा या फैक्ट के साथ आप शुरू कर सकते हैं, तो वहां पे आप उस डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट उनसे भी शुरुआत शुरुआत कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इट शुड बी कंक्रीट, इट शुड बी एब्सोल्यूट, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करने के बाद उस सब्जेक्ट मैटर की डेफिनेशन दी, ठीक है। दूसरी चीज, बॉडी। नाउ दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि जो सारा का सारा मामला है वो तो सब बॉडी में ही आएगा। जो कुछ भी तुम लिखोगे, जो कुछ तुम्हारे को नॉलेज है, वो सब तुम कहाँ डिफाइन करने वाली हो, बॉडी में डिफाइन करने वाले हो। बॉडी कैसी होनी चाहिए, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स कम एंड दे आस्क मी कि मैम हमारे को बॉडी में आंसर कैसे लिखना चाहिए, हमारे को पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे ही क्वेश्चन जो है उसमें आप पैराग्राफ्स में लिखिए या सारे ही जो क्वेश्चन उसमें आप पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखिए। ये डिपेंड करता है उस समय के क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर भी। बेहतर क्या है, दो डेफिनेटली पॉइंट्स में आंसर लिखना बेटर माना जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा इवैल्यूएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। सिर्फ हमारी कॉपी तो है नहीं जो उन्हें चेक करनी है, कितनी ज्यादा कॉपीज है जो उन्हें चेक करनी है। तो अगर इवैल्यूएटर को इतनी कॉपीज चेक करनी है तो थोड़ा हमें उनका काम आसान बनाना पड़ेगा, जिससे जो बात आप डिलीवर करना चाहते हैं वो एकदम इवैल्यूएटर के पास फोकसली, उसकी नजर जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, अभी से जब आप आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, अभी से आप क्या करेंगे, अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग दोनों तरफ से करके देखिए, पैराग्राफ्स भी और पॉइंटर्स भी, ठीक है। फिर आपका जब रिव्यू होगा, इवैल्यूएशन होगा आंसर का, तो पता चल जाएगा कि ज्यादा बेहतर किस में लिख पा रहे हो, पॉइंट्स में या पैराग्राफ्स में। एनीवे, जब पैराग्राफ्स में भी लिखोगे तो इस्तेमाल करो सब हेडिंग्स का, जितना ज्यादा हो सकता है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले जैसे हम लोग अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेक्शन देख रहे थे, तो अगर उसमें आपके पास, और एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, है ना। सो अगर उसमें आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन आपको बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उसे सब हेडिंग्स में पहले ब्रेक करेंगे, क्या कॉजेज रहे, क्या सिग्निफिकेंस रहा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो भी हम लोग, मैं अभी मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग आपका सेशन करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप कैसे आंसर को अपने फ्रेम कर सकते हैं डायरेक्टिव्स के साथ। सो क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से अपने आंसर्स को लिख के देखो, पॉइंट फॉर्मेट में भी और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी, देन वी विल आइडेंटिफाई कि बेटर आपके लिए क्या वर्क करता है। बट एनीवे, पॉइंटर्स बेटर क्यों है, क्योंकि वो क्रिस्प नॉलेज देते हैं, ओके। हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए जितना आप कर सकते हैं। और ये डायग्राम का इस्तेमाल जो आपको करना है, ये अचानक नहीं होगा कि मैं मेंस का आंसर लिख रही होंगी, वो 3 घंटे मेरा दिमाग में आ जाएगा, ये डायग्राम बनना चाहिए। ये सिर्फ आता है जब आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, जब आपके हैंड्स में वो इतना इनग्रेन हो जाए कि भाई मुझे पता है कि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं किस तरीके के डायग्राम को यूज कर सकती हूँ। तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, स्कीमेटिक्स का, इनका इस्तेमाल करिए अभी से। अभी से जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब से ही फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स, मैपिंग, ये सब चीजें आपको सीखनी जरूरी है। अच्छा, जबरदस्ती हर जगह पे भी नहीं करना कि हर क्वेश्चन में ही बस अब मैंने देख लिया है कि डायग्राम है, डायग्राम में डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि एक तो एक्सप्लेनेशन कम करना पड़ता है और मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन हर जगह जबरदस्ती भी नहीं घुसाना
जहां जरूरत है वहां पे डायग्राम का इस्तेमाल करो। 20 क्वेश्चन आए, तुम्हें लगा कि 6, 7, 8 में मैं डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो जितना हो सके डायग्राम्स का डेटा फैक्ट, बिल्कुल जो एब्सोल्यूट डेटा फैक्ट है, जैसे कोई रिपोर्ट है उसमें कोई फिगर आई है, सेंसस हुआ है उसका कोई डेटा है, एआरसी की रिपोर्ट है उसमें मल्टीपल फैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास डेटा और फैक्ट आता है। इन सब चीजों के लिए ना आप एक सेपरेट नोटबुक बना के रखिए। और एक चीज और, ये जो सेपरेट नोटबुक की मैं आपको बात बोल रही हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट बनाइए, क्योंकि कई बार, और हर सेक्शन के लिए, जैसे 4 तो आपके जीएस के पेपर हो गए, तो चारों पेपर के लिए अपने पास एक डेटा फैक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बना के रखिए। तो जब भी उससे रिलेटेड कुछ भी चीज आएगी, मान लीजिए कि वुमेन्स से रिलेटेड कोई चीज है, सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज है, आपने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस फैक्ट, उस डेटा को क्या करा, अपनी कॉपी में नोट कर लिया। वो कभी ना कभी आपके एसए में, आपके जीएस के पेपर में यूज हो जाएगा। आपने एथिक्स इंटीग्रिटी के ऊपर जीएस पेपर 4 में आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, मॉरल वैल्यूज के ऊपर, एथिकल वैल्यूज के ऊपर, कंपनी वैल्यूज के ऊपर, लॉज के ऊपर, तो उस चीज को नोट करके रख लो। क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि शायद ये यूज ना हो, बट ये डेफिनेटली यूज होगा, कहीं ना कहीं आप उसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जितना वाइड आपके पास कंटेंट, आपके पास नॉलेज होगी, उतना ज्यादा बेहतर आंसर आप लिख पाओगे। तो डायग्राम्स अच्छे से यूज करने हैं, डेटा अच्छे से यूज करना है, लेकिन ये सब कैसे होगा, जब रोज प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन नहीं होने वाला। आज कर ली, एक हफ्ते बाद करूंगी, फिर आज कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद कर लेंगे। अगर सिंसियर अटेम्प्टी हो, बिल्कुल अच्छे से चाह रहे हो कि भैया पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए, एक बार में वन शॉट में निकल जाए, या एटलीस्ट अपना 100% तुम दे पाओ, तो उसके लिए हर स्टेज की तैयारी अभी से करो। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है ना। तो मेंस में इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले इट शुड बी क्लियर क्रिस्प डेफिनेशन हो गई, कोई फैक्ट फिगर हो गई, कोई रिपोर्ट के बारे में हो गया, वो आपने मेंशन कर दिया। इट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। बॉडी के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हेडिंग, सब हेडिंग्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया, पॉइंटर्स के फॉर्म में भी और पैराग्राफ्स के फॉर्म में भी। कंक्लूजन पे आते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टिव कुछ भी आए, यू हैव टू शो द फॉरवर्ड अप्रोच, ठीक है। आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जो फॉरवर्ड लुकिंग है। भाई एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हो, लेकिन अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन की, तो आपको वो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, और वही वैल्यूएटर आपसे एक्सपेक्ट भी करता है। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको वे फॉरवर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा भी नहीं सोच रहा है आपको, अब ये भी चीज है ना, आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, उस पर भी मैं भी आऊंगी, कि जैसे हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, आप इनको पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें पता होता है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन, अपना कंक्लूजन पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके में हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपके पास आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चंस भी ऐसे हुए जो आपने कभी पहले प्रैक्टिस करे हैं, उसका कंटेंट, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन बिल्कुल रेडी है, अगर मान लो कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन और इतने ही होंगे, ये मान के मत चलना कि मैंने तो पूरे साल आंसर राइटिंग करी थी, मेरे को तो सारे 20 के 20 क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये बात भी मैं आपको आज प्रैक्टिकली बता रही हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा ही होगा जो हमारी सोच से अलग होगा। तो अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चंस, अगर 5 क्वेश्चंस भी आपके पास, 5 से 6 क्वेश्चंस, और 5 से 6 क्वेश्चंस होते ही, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करें, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं। अगर आपके पास इतने क्वेश्चंस का आइडिया है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके वेल प्रिपेयर्ड है कि इन पे तो मुझे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सोचने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ही क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे पता है मेरी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी है और मैंने आंसर लिख दिया, आप बहुत अहेड हैं उस कंडीशन के अंदर। क्योंकि वो क्वेश्चन जो 10 से 12-13 क्वेश्चन बच जाते हैं जो आप नहीं जानते हैं, उन क्वेश्चन में आपको थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है। तो अभी से जो प्रैक्टिस करने की बात है, उसका एडवांटेज ये भी है कि आपके पास आपका कंटेंट रेडीमेड तैयार है। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने रेगुलरली आंसर्स लिखे, आपने रेगुलरली इंप्रोवाइज करा, अपनी गलतियों को समझा, और मेन डे ऑफ द एग्जामिनेशन पे आपको ये पता होता है कि मेरी गलती कहाँ हुई है,
तो आप वो गलती मेन डे एग्जामिनेशन में नहीं करोगे। और 7 to 8 क्वेश्चंस अगर बेहतरीन तरीके से लिख कर आए हो, और 4-5 क्वेश्चंस, मतलब तुम मान लो कि तुमने 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हैं, ठीक है ना, और वो 8 क्वेश्चंस तुमने बहुत अच्छे लिखे हैं, बचे 12 क्वेश्चन, उन 12 क्वेश्चंस में से मान लो कि तुमने 7 क्वेश्चन एवरेज लिखे हैं, ओके एवरेज है, हो गए 15 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन तुम्हारे बिलो एवरेज है, तो भी तुम चल जाओगे। बस क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पेपर में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अभी मैंने क्या बोला, यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन आंसर राइटिंग, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस से वो परफेक्शन आएगा, बट आप परफेक्शनिस्ट पहले आंसर से नहीं होने वाले। तो ये एक्सपेक्ट करके नहीं जाना कि मुझे तो 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल धुरंधर लिख के आने हैं। आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपके सारे आंसर्स की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब होना चाहिए। मेक इट अ टारगेट आउट ऑफ 20 मेरे 7 to 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हों, मेरे 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज हो, और बाकी अगर मैंने ठीक बिलो एवरेज भी लिखे हैं, कंटेंट लिखा है, तो नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो कंक्लूजन भी क्या ध्यान रखेंगे, इट शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग, बेहतर होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ एक बात और ध्यान रखोगे, और वो बात क्या ध्यान रखोगे, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर तुम एक ही आंसर, और अभी होगा भी, जब शुरुआत करते हैं ना हम आंसर राइटिंग की, तो एक ही क्वेश्चन में कई बार 30 मिनट्स भी लग जाते हैं, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स भी लग जाते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं लिख रहे हैं, सोच रहे हैं लिख रहे हैं, और फिर गलती कर रहे हैं, है ना, तब भी गलती कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में ये चीजें होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो कितने मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 8 मिनट के अंदर, ठीक है ना। इतना ही टाइम है भाई, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तभी मैंने आपको कहा कि अगर 7 से 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखकर आ जाओगे, तुम्हें पता है कि मैंने क्या लिखा है, क्या पता वो 7 to 8 क्वेश्चन आप 6.5 मिनट से 7 मिनट के अंदर ही पूरे कर दें। और 7 क्वेश्चन अगर मैंने 6.5 मिनट से 7 मिनट में कंप्लीट कर दिए, तो मेरे पास 7 मिनट का बफर बच गया, जो मैं 12 क्वेश्चंस में आगे अप्लाई कर सकती हूँ, सोचकर लिख सकती हूँ। और एक बात देखो, आपकी क्वेश्चन सामने आता है, उस क्वेश्चन में तुम डायरेक्टिव को समझते हो, क्वेश्चन के सब्जेक्ट को समझते हो, उसका कुछ सिनॉप्सिस बनाते हो, फिर उसका इंट्रोडक्शन सोचते हो, बॉडी सोचते हो, कंक्लूजन सोचते हो, इस पूरी प्रोसेस में भी 1 से 1.5 मिनट लग ही जाएगा तुम्हारा, कितनी भी फास्ट प्रोसेस है, कितना भी जल्दी लिखते हो, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट इसमें भी लग जाएंगे। फिर तुम लिखना शुरू करोगे, फिर तुम पॉइंटर्स को लिखने जाओगे, तो जाकर 8 मिनट के अंदर आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी अभी से करनी है। कैसे करनी है, अपने पास टाइमर रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने पास सामने टाइमर रखिए, क्लॉक रख लीजिए, स्टॉप वॉच रख लीजिए, और कोशिश कीजिए, घर पे तो देखिए आपके सिर पे कोई नहीं बैठेगा, वो तो आपको खुद ही लिखना है, और लॉयली लिखना है। तो कोशिश करिए कि जैसे आंसर लिखा, और एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी कर सकते हो कि आंसर लिखा, और एक हर आंसर के साइड में एक जगह पे लिख दो कि इस आंसर में ना मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली 20 मिनट लिए तो 20 मिनट लिखना, आधा घंटा लिया तो आधा घंटा लिखना। ये तुम्हारे इवैल्यूएशन के लिए, तुम्हारे मेंटर की इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, तुम्हारे इवैल्यूएशन के लिए, जिससे तुम्हें पता चल सके कि ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स मैं कितना बेहतर हो पाई हूँ। तो पेपर में जैसे ही आंसर लिख दिया, टाइमर बंद करा, उधर लिख दिया, अच्छा इसमें ना 18 मिनट लिए थे, फिर अगले दिन देखोगे शायद 17 मिनट होंगे, फिर अगले दिन देखोगे शायद 15 मिनट होंगे, फिर ऐसे महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद शायद तुम 8 मिनट के एक्यूरेट आंसर पे पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो अपनी इवैल्यूएशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए साइड में एक जगह पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो कितनी देर में मैंने आंसर लिखा। तो उससे तुम्हें एक तो मोटिवेशन भी आएगा कि डेली तुम इंप्रूव कर रहे हो। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुमने पहले दिन 18 मिनट में लिखा होगा, दूसरे दिन तुमने 25 मिनट में लिखा होगा। देर आर सर्टन काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें टाइम ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों चीजों की स्ट्रक्चरिंग प्रॉपरली आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे, क्या टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने देखा फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स। अभी से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैप्स समझिए कि मैप्स कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस करिए मैप कैसे बनाते हैं, हाथ से प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा रिपोर्ट्स, कोट्स, कमिटीज, जजमेंट्स, अभी जो मैंने आपको लाइक कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑल दीज थिंग्स। कोटेशंस है, ये ऐसे में भी काम आएंगी, ये कोटेशंस हैं, ये कंक्लूजन में भी काम आ सकती है, इंट्रोडक्शन में भी काम आ सकती हैं, जीएस पेपर के अंदर, ठीक है। अगर जजमेंट्स हैं, कोई कमिटी की रिपोर्ट्स हैं, ये आपको एसए में भी काम आती हैं, जीएस पेपर में भी काम आती हैं। रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, जस्ट कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस।
और वहीं पे सब चीजों को नोट करते रहिए। जहां पे डेटा एक जगह पे सब असेंबल हो जाएगा, तुम्हारे रिविजन करने में आसानी होगी, तुम्हें लिखने में चीजें आसानी होंगी। मुझे पता है कि जीएस पेपर 1 का मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, इस तरीके के बारे में जितना डेटा है, रिपोर्ट है, जजमेंट्स है, कमिटी के ने कोई रिपोर्ट दी है, कोटेशन है, वो सब मेरे जीएस पेपर 1 की नोटबुक में रखी है। जीएस पेपर 2 है, कोई पॉलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए जीएस पेपर 2 का मेरा ये पर्टिकुलर नोटबुक है, इसके अंदर मेरे सारे के सारे डेटा मौजूद है। ठीक है, सो कीप सेपरेट नोटबुक, चारों सेक्शन की अलग अलग नोटबुक बनाइए और वहां पर डेली बेसिस पे जो आप करंट के अंदर पढ़ते हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, डायरेक्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टिव्स को प्लीज फॉलो करिए। हम एक वीडियो के अंदर बात भी करें इस बारे में। एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, इवैल्यूएट, डिस्कस, कमेंट, ये इलस्ट्रेशन, ये सारे डायरेक्टिव्स हैं। प्लीज डायरेक्टिव्स को फॉलो करिए। जो मुझे पता है मैं वो लिख के आऊंगी, उससे मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन की डिमांड है मैं वो लिख कर आऊंगी तो मुझे नंबर मिलेंगे। तो इस परसेप्शन से बाहर निकलना जरूरी है कि जो मुझे पता है वो मैं लिख कर आऊंगी। जो इवैल्यूएशन कर रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, आपको वो लिख कर आना है। आपका नॉलेज टेस्ट उसी पे होगा जब आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएंगे। इसलिए डायरेक्टिव्स को समझना जरूरी है और वर्ड लिमिट पे स्टिक रहिए। 150 है तो 150, 250 है तो 250, प्लस माइनस 10-15 चलता है। ठीक है ना, बट 250 वर्ड का आंसर पे मैं 300 लिख कर आऊं, 350 लिख के आऊं, कुछ नहीं है, नंबर तो मुझे एक्स्ट्रा मिलने नहीं है और टाइम मैंने अपना और वेस्ट कर दिया। आप एक चीज सोचिए, आप 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिख लेते हैं? 1 मिनट के अंदर आप 60 सेकंड के अंदर कितने वर्ड्स लिख लेंगे? 10 से 12, 15, ज्यादा से ज्यादा। अभी बोलूंगी तो अभी लिख के पता चल जाएगा मुझे बात। आप 10 से 12, 15 शब्द ही लिख पाएंगे एक 60 सेकंड के अंदर। यूपीएससी की डिमांड है कि आपको हर 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड लिखने हैं, हर 1 मिनट के अंदर। कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस से तो लिखोगे, है ना। हर 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड आपको लिखने हैं, 25 से मतलब 22 से 25, 26 वर्ड आपको लिखने हैं। और वो कैसे आएगा? जब आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी, रोज लिख लिख के, लिख लिख के। एक स्टेट आ जाना चाहिए जब तुम्हें लगे कि भैया हाथ में आज मेरे बहुत दर्द हो गया है, आज मैंने इतना लिखा है। वो मसल मेमोरी डेवलप करना जरूरी, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आई कैन राइट इट, देन यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर। अदरवाइज पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर, ओनली देन। तो हर 1 मिनट में, 60 सेकंड में यूपीसी के पैटर्न के हिसाब से जितने वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन, 150, 250 वर्ड्स के अंदर, उसके हिसाब से आपको हर 1 मिनट के अंदर 25 से 26 वर्ड लिखने हैं। वो स्पीड डेवलप करनी जरूरी है। और स्पीड के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी का जो अपना इवैल्यूएशन करिकुलम है, उस इवैल्यूएशन के अंदर मेंशन है कि इट शुड बी रीडेबल, पढ़ने लायक होनी चाहिए। तो जब कभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि राइटिंग पे थोड़ा इंप्रोवाइज करो, तो बोलते हैं मैम पढ़ने लायक तो है ही, यूपीएससी भी यही कहता है, पढ़ने लायक तो है ही मेरी राइटिंग। भाई जो चीजें लिखी होती है ना वो हमेशा फॉलो नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखो। थोड़ा सा इस बात को भी इंश्योर करो कि अगर तुम्हारी राइटिंग ही समझ नहीं आएगी तो क्या ही तो इवैल्यूएटर पढ़ेगा और क्या ही वो समझेगा। वो बोलेगा पता नहीं क्या लिखा है, क्या खिचड़ी बनाई है इस इंसान ने, तो वो आगे बढ़ेगा बस ऐसे ही नंबर देंगे तुम्हारे को। ठीक है ना। अब दो लोग हैं, मान लो कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। एक इंसान की राइटिंग, दोनों ने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर लिखा है, एग्जैक्ट सेम, पंचुएशन का भी डिफरेंस नहीं है, इज एट द दैट कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन ए की राइटिंग बहुत अच्छी है और बी की राइटिंग बहुत गंदी है, कि जो लिखा है वो समझ ही नहीं आता। और किसी भी नंबर की, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन ले लूं, जो 250 वर्ड का आपका क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम आपको जो इसके अंदर मार्क्स मिल सकते हैं वो 7.5 नंबर के आसपास ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा उम्मीद करके मत चलना।
7.5, 8, बस, इससे ज्यादा मत मान के चलना। तो जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको मिल गए 7.5 नंबर। इनकी राइटिंग बिल्कुल, इन्होंने कंटेंट सेम लिखा है लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इवैल्यूएटर को कुछ समझ नहीं आया, उसने बोला भैया तेरी तो मुझे राइटिंग ही समझना है, तो 4, 4.5 नंबर पे कहीं अटक गए। अब आप मार्क्स का डिफरेंस देख लो, कितने नंबर, 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और 3 नंबर इंटू 20 क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और ऐसे 4 जीएस के पेपर है, और एसए का पेपर है, और ऑप्शनल पेपर है, 7 पेपर हो गए। और अभी मैंने क्या बताया था, 40-45 तो आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना में डिफरेंस आ जाता है। जो जनरल कैटेगरी में इंसान जिसके लास्ट नंबर आए होंगे, और वो जनरल कैटेगरी का इंसान जिसको आईएएस मिल रहा है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 40-45 मार्क्स का डिफरेंस होगा बस। तो आप ये सोचिए कि डिफरेंस कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, ये मानकर मत चलिए कि जो मैं लिख रही हूँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रोवाइज करना अभी से शुरू करो, बेहतर बनाना शुरू करो, अभी से करो, अभी समय है, साल भर से ज्यादा का आपके पास 26 के अटेम्प्ट के लिए टाइम भी है, तो समय भी है, तो अभी से इम्प्रोवाइज कर, हैंड राइटिंग पे भी फोकस करिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी, डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, शुरुआती दौर में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर ग्रेजुअली उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिन ही, पहले महीने में ही आप 3 घंटे का टेस्ट पेपर नहीं लिख पाएंगे, तो स्टार्ट विद 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, ग्रेजुअली 2 पे बढ़िए, फिर ग्रेजुअली 3 पे, 5 पे, 10 पे, ऐसे बढ़िए, एंड जब आपका पिकअप बनने लग जाए, आपकी स्पीड बनने लग जाए, देन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तब उस समय टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। तब पूरे 3 आवर्स के लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं, फुल लेंथ क्वेश्चंस, उनको लिखिए, ठीक है। अपने आंसर्स को रिव्यू करवाइए। तो एक तो तरीका है कि आप अपने मेंटर्स को अपना क्वेश्चन जो आपने लिखा है उसको दीजिए, आपके मेंटर्स उसको इवैल्यूएट करके देंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी हमारी तरफ से मिलेंगे उस पर हम आपको मॉडल आंसर्स देंगे, ठीक है। दूसरा, स्टार्ट डूइंग द पीयर रिव्यू, ठीक है ना, आपस में भी एक दूसरे के आंसर्स को चेक करिए और देखिए कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और एक दूसरे को भी हेल्प करिए, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सर्कल ऑल्सो। अच्छा ग्रुप बनाइए, ग्रुप के अंदर आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे के आंसर्स को इवैल्यूएट करिए, उसे रिव्यू करिए, और एक दूसरे की हेल्प करिए, बताइए कि भाई ये कंटेंट तुम और ऐड कर सकते हो, डोंट बी जेलस, है ना, कि मैंने से बता दिया ना तो इसका तो आंसर ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अरे डजंट मैटर, ये हेल्दी कंपटीशन रखना है, जरूरी है यहाँ पर, यहाँ पे आपकी जेलसी कुछ काम नहीं करने वाली है, जो होगा वो उस दिन फाइनल डे पे होना है, तुम यहाँ जितने अच्छे आंसर्स लिख दो, तो ये मत मान के चलना कि मैंने इसे बता दिया तो इसके आंसर तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर, पीयर रिव्यू कराओ, जब आंसर लिखते हो एक दूसरे को भी इवैल्यूएट करवाओ, चेक करवाओ कि तुमने क्या लिखा है। आफ्टर 14, 15, 17, 20, 30, 40 आंसर्स आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि आंसर, इसके आंसर में क्या बेहतर था, उसके आंसर में क्या बेहतर था। तो एक दूसरे के आंसर्स को पढ़ा करो, जब क्वेश्चंस लिखते हो तो पूरे क्लासरूम के अंदर ही सब लोग एक दूसरे के आंसर्स को भी पढ़ा करो कि क्या लिखा है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं आंसर राइटिंग में वो क्या रहती है, सबसे पहले उन्हें लगता है मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब लिख दूं, मुझे ये पता है मैं सब लिख दूं। अभी ये बात मैंने आपको बोली है, जो आपको पता है वो लिखना जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है आपको वो बताना जरूरी है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपको वो बताना जरूरी है। दूसरी बात, डायरेक्टिव्स को इग्नोर करना, ठीक है ना, तो डायरेक्टिव्स इग्नोर नहीं होने चाहिए। स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से इंट्रो शुरू करा इन्होंने और कब बॉडी पे आ गए। देयर शुड बी अ वेरी स्मूथ फ्लो बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। अचानक से ना अब्रप्टली बॉडी स्टार्ट नहीं हो जानी चाहिए कि मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और मैं अचानक से बॉडी पे पहुंच गई। देयर शुड बी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी एंड देन बॉडी टू कंक्लूजन। तो जब आंसर पढ़े तो ऐसा लगे कि मजा आया भाई, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बॉडी, देन बॉडी टू कंक्लूजन। एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगेन उसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, टाइमर रखिए। अभी से आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो टाइमर अपने पास रखिए, कोशिश करें कि डिफाइन टाइम लिमिट 8 मिनट के अंदर अंदर अपना आंसर आपका सॉल्व होना चाहिए। और अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी आप डेंजर में हैं, क्योंकि उस कंडीशन में भी
प्रैक्टिस कम होगी तो मेन डे ऑफ द एग्जामिनेशन में पेपर छूटने की संभावना है कि आप पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो छोड़कर ही आओगे। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है वो क्या है, इस मेंस के आंसर राइटिंग, यूपीएससी मेंस, स्टेट पीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो इंश्योर करिएगा। पहली बात, जो कुछ आपको पता है वो नहीं लिखना, डायरेक्टिव को समझिए, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखिए। दूसरी बात, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर करिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीनों में ही बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जितने समय पर डिफाइंड 8 मिनट में लिखना है तो 8 मिनट में ही लिखना है, ठीक है। और रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मैं आंसर राइटिंग करती हूँ, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। रोज एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड समय निकालो, 30 मिनट्स है, मुझे एक आंसर लिखना ही लिखना है, फिर उस 30 मिनट्स में 2 आंसर लिखो, फिर उस 30 मिनट्स में 3 आंसर लिखो। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आते हैं हम लोग सैंपल क्वेश्चन पे। आई हैव कम अप विद वन क्वेश्चन, बाकी हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस, डायरेक्टिव क्या है यहाँ पे, डिस्कस, है ना। सब्जेक्ट क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने क्या करा, आपने उसका डायरेक्टिव आइडेंटिफाई करा, उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। 2019 में जब कोविड आया तो भारत के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या रोल रहा है। तो आपने डायरेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन दे दी। आप डेफिनेशन दे सकते हैं, आप किसी रिपोर्ट को कोट करके भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कमिटी, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द एआरसी रिपोर्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने डिफाइन कर दिया। एक बार आपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दी, देन यू स्विच टू दी बॉडी पार्ट। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है। तो यहां पर आप सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन बता सकते हैं विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आप सेंटर स्टेट रिलेशंस के आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जहां जहां पर सेंटर और स्टेट में सीमलेस मैनर पे कॉपरेशन बेसिस पे कोविड के दौरान काम हुआ है, वो सारे एग्जांपल्स हेल्थ में, इकोनॉमी की टर्म्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वैक्सीन को लेकर, ये सब चीजें आप अपने बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड देन व्हेन यू विल कम टू द कंक्लूजन पार्ट, सो यहां पर आप क्या बताएंगे, हाउ दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट, या इसने क्या बेहतर सॉल्यूशंस भारत के अंदर दिए इतने टफ टाइम के अंदर भी, कोविड-19 जैसे समय के दौरान भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिया ने कैसे इंटैक्ट करके रखा, कैसे वो सोल्यूशन ओरिएंटेड आप यहां पर चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका वे फॉरवर्ड होगा। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट मैटर को भी आइडेंटिफाई करना है। ओके, फाइनल टिप्स, बी रेगुलर विद योर प्रैक्टिस, जरूरी है। ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन दिस प्रिपरेशन। जितना आप अपनी प्रिपरेशन में अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, किसी के लिए और नहीं, आपकी कोचिंग के लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए नहीं, नोबडी, जितना इस प्रिपरेशन में आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, लॉयल्टी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेट इस एग्जामिनेशन को जल्दी क्रैक करने का बनता है। फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। बहुत पढ़ना है मुझे, ये कवर करना है, वो कवर करना है, इसके चक्कर में मत रहो। क्वालिटी पे फोकस करो, जो पढ़ रहे हो वो इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर उसके ऊपर कोई चीज तुम्हें बता दी जाए, उस पर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए, मेंस में आ जाए, तो तुम उसे सॉल्व कर सको। एक्सटेंसिव रीडिंग हमें प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आज के समय पर जिस तरीके का पेपर बन रहा है, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे हमारे को एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। बट जब हम लोग मेंस की बात करते हैं, मेंस में अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज भी है, लेकिन अगर मुझे वो लिखने का तरीका आता है, आई विल गेट द मार्क्स, ठीक है ना। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। नेक्स्टली, डोंट फियर द फीडबैक, कि अभी अच्छा नहीं लिखेंगे तो फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, मार्क्स कम मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज कम मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे,
इस चीज के डर से आपको निकलना जरूरी है, और कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा, है ना, कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा। तो अभी निकल जाओ तो अच्छा है, जिससे जब मेंस एक्चुअली में लिखना हो और जब वो मेन से पहले 3 महीने का समय हो तो तुम परेशान ना हो कि यार मैं कैसे लिखूं, क्योंकि डर ही नहीं निकला। सबसे पहले अपने डर के ऊपर काबू करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू ओवरकम दैट फियर। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करिए, जिससे वो डर आपके अंदर से निकले। और फीडबैक की टेंशन मत लो कि गलत आंसर लिख देंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे, अभी तो नॉलेज इतनी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखिए, बट लिखना शुरू करिए। अच्छे आंसर्स पढ़िए, गुड आंसर्स पढ़िए, ठीक है। टॉपर्स के आंसर्स को आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे उन आंसर्स को आप पढ़ सकते हैं, और उनमें से अपने लिए कंटेंट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका सबसे पहला सोल्यूशन है। डेली इनिशिएटिव्स, डेली बेसिस पे आप आंसर्स को लिखिए। क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे अपने मेंटर्स से भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी आप रेगुलर लिख सकते हैं। टॉपर की कॉपीज पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लेटली सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ पीवाईक्यूज ही करेंगे। अभी एकदम से टेस्ट सीरीज पे जंप नहीं करना है। सबसे पहले पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज से अपनी प्रैक्टिस बनाइए, फिर उसके बाद 3 घंटे की टेस्ट सीरीज करिए। ओके, सो ये बात जो हमने पूरी आंसर राइटिंग के लिए करी है, ये आपको ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट राइटिंग नॉट बिकॉज यू आर रेडी, बट बिकॉज इट इज द ओनली वे टू गेट रेडी, है ना। और कोई तरीका नहीं है आपके पास, सिर्फ यही तरीका है। इसीलिए शुरुआत करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, और इस चीज के डर से बाहर आ जाओ कि मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा, अभी मैं कंटेंट नहीं जानती हूँ, अभी मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। सब होगा, इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो धीरे 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 आप भी उस लेवल पे आ जाएंगे जहां पे आप अच्छे आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे, बट शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा, है ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सो दिस इज द डे, टुडे इटसेल्फ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब इसको भी कल डिले मत करना कि ठीक है आज तो मैम ने बता दिया, अब कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते मंडे से शुरू करेंगे, फिर महीने के पहले दिन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। डोंट डू दैट, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही शुरू करेंगे, आज ही क्वेश्चन देंगे, और आज से ही आप आंसर्स लिखना शुरू भी करेंगे, ठीक है। क्लियर? ऑनलाइन सभी लोगों को बात समझ में आई कैसे करनी है आंसर राइटिंग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए। किसका क्वेश्चन है? शुभदा का ना। खड़े हो जाइए। तो मैम कुछ जैसे बुलेट्स वाले जो आपने बोला कि हमें बुलेट्स में लिखना है तो बेटर रहेगा, बट कुछ पॉइंट्स जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन मांगते हैं तो हम उसमें वर्ड लिमिट मेंटेन करते हुए कैसे करें? देखो बेसिकली वही बात है जो आपने बात बोली ना, तभी मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के अंदर आपकी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आइडेंटिफाई होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही लिखना होगा, ठीक है। दोनों चीजों की अलग अलग एडवांटेजेस हैं। जब पैराग्राफ्स में लिखेंगे सो ट्राई करें कि पैराग्राफ्स में आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, जिससे इवैल्यूएटर जो है वो उस पैराग्राफ के अंदर ना कंफ्यूजन फील ना करे। उसके पास क्या होना चाहिए, वो हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, फिर आपने डिस्क्रिप्शन दिया, फिर आपने सब हेडिंग्स का यूज किया, फिर आपने डिस्क्रिप्शन दिया। और डेफिनेटली आप पैराग्राफ्स लिखें, आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, आपको वर्ड लिमिट को इंश्योर करना जरूरी है, एनीवे इंश्योर करना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस में जिनमें आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं आंसर्स, उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? डू नॉट कम अंडर द फियर कि अरे वो शूट पे चला जाएगा, उस चीज का डर मत रखो। कुछ है क्वेश्चन आप लोगों के तो पूछिए। नहीं है? क्वेश्चन दिया था उसका एग्जाम्पल दे, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, या तो वील हैव टू स्किप ओवर सम पॉइंट्स, या तो हम उन्हीं को मतलब उनमें से चूज करें कि हम एक ही दो लिख सकते हैं, और या तो सब हेडिंग्स के अंदर बहुत ही कम वर्ड्स में 4 वर्ड्स में बुलेट्स तो क्वेश्चन क्या था? आप प्लीज मुझे क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन मैंने कल आप लोग को दिया था।
सो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन हमने मेंस का देखा था ना, टू व्हाट एक्सटेंट was the revolt of 1857 a result of political, economic and socio-religious grievances? Discuss with the suitable example. तो पहले हमने ऊपर क्या दिया स्टेटमेंट आपको, टू व्हाट एक्सटेंट, आपको क्या लगता है किस सीमा, समय सीमा तक जो 1857 का रिवोल्ट है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशो रिलीजियस ग्रीवेंसेस की वजह से ही हुआ है? पहली बात, आप यहाँ पे सिर्फ ये 3 कारणों को ही मेंशन करेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का आपने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया विद इन अ स्पैन ऑफ 250 वर्ड्स थे, तो 25 वर्ड्स में आपने इंट्रोडक्शन दिया, इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और आपको अभी हम लोग कुछ कोटेशंस भी देंगे, तो आप वो पर्टिकुलर स्कॉलर्स के, एनालिस्ट के कोटेशंस भी वहां पे डाल सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट विद द बॉडी, डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। क्या क्वेश्चन है? टू व्हाट एक्सटेंट, डायरेक्टली कम टू द टॉपिक, द पर्टिकुलर फॉलोइंग कॉजेज or the grievances the people were facing at that point of time. Start with the political cause. आपने political में 3 points दे दिए, economic में 3 points दे दिए, social में 2 points दे दिए, religious में 2 points दे दिए. It completes with the body and then you come to the conclusion part. In the conclusion, come up with some example. ठीक है ना? तो आपने हर political, economic, social और religious सब में अपने points clear करे। जैसे आप वहां पे acts के बारे में भी बता सकते हैं, और फिर कंक्लूजन के दौरान आप बता सकते हैं कि इस पूरे रिवोल्ट के पीछे का कंक्लूजन पोर्शन क्या है। दे वर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पीजेंट्स, द जमींदार्स, अरिस्टोक्रेट्स, किंग्स, रूलर्स, हाईली डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स। तो वो सब चीजें आप अपने कंक्लूजन के पॉइंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन, और इसके अंदर भी आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है ना, ये जो आंसर आपने लिखा है इसमें भी आप डायग्राम का यूज कर सकते थे। कैसे यूज कर सकते थे? बिल्कुल, अब जैसे आपने यहाँ पर पहली बात तो जो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, दिस इज अ वेरी बिग इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, जो आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद जब हम लोग बॉडी पे आएंगे तो बॉडी में प्लीज हाईलाइट द हेडिंग्स, ये पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशो रिलीजियस कॉज, ये आपने यूज करा है। जब आप पॉलिटिकल कॉज लिख रहे हैं, डू नॉट कम विद दिस पॉइंटर 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया, ट्राई टू यूज द एरोज। ठीक है ना, थोड़े से कनेक्टिंग जो डायग्राम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो। अब जैसे यहाँ पे तुम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते है ना, तो तुम क्या करो, थोड़े से कनेक्टिंग डायग्राम्स का इस्तेमाल करो। जैसे एरोज का आपने क्रिएट कर दिया, बॉक्सेस का इस्तेमाल कर दिया, थोड़े स्कीमेटिक्स का इस्तेमाल कर दिया। पॉलिटिकल कॉज को ऐसे लिखना थोड़ा जरूरी था। आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल कॉज मेंशन करेंगे यहाँ पे, आप पॉलिटिकल कॉज मेंशन करेंगे यहाँ पे, इस पॉलिटिकल कॉज के साथ ही वो 4 पॉइंट ऐसे शो कर दो, है ना, ए बी सी टी करके। पहले आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉज के लिए 1 लाइन मेंशन करी, फिर उसके बाद आपने ये डायग्राम बना दिया। देन यू कम टू द इकोनॉमिक कॉज, फिर आपने इकोनॉमिक कॉज करा 1 2 3 4 ऐसे करके आपने पॉइंटर्स बता दिए। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, इस तरीके का भी यूज ना करके, वी यूज दिस एंड वी कैन यूज मल्टीपल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे एरोज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज मेंशन करा, पॉइंटर्स दे दिए, ये और क्लियर हो जाती है अप्रोच। एग्जामिनर को लगता है कि इसका थॉट पैटर्न क्लियर है। वही जो बात मैंने अभी आपको बोली है, विद अ रेगुलर प्रैक्टिस देयर कम्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर थॉट्स। ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंक्लूजन तो एनीवे यू हैव टू राइट, यू कैन नॉट यूज अ डायग्राम इन द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो भी बैकग्राउंड अभी तक आपने पढ़ा था, वो सब चीजें आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के कंक्लूजन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। गॉट इट? और कोई क्वेश्चन है किसी को? मेघा, सिमरन, मिलन? मैम हाँ, कौन है? कंचन। मैम मैम मैंने ना आंसर आपको व्हाट्सएप किया है मैम, आप बाद में चेक कर लेना। बट मैम मेरा एक वो था क्वेश्चन कि मैम जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था इसमें, तो मैम मैंने 4 to 5 लाइंस में मैम उसको फिनिश किया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैम मैंने फीचर्स भी लिखे हैं थोड़े 4 to 5 पॉइंट्स। तो मैम मतलब फीचर्स इसमें मैम ऐड हो सकते थे या नहीं? इंट्रोडक्शन में? नहीं नहीं मैम, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एक अलग हेडिंग डाली है, फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट हाँ, 1857। वो आपकी बॉडी स्टार्ट हो गई है ना, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी हाँ स्टार्ट जी। हो गई, तो डेफिनेटली वहां पे आप पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के हाँ बाद तो मैम। जब आप बॉडी पे आएंगे, जो हाँ आप मैम। ट्रांजिशन लेंगे, यही बात मैंने आपको बताई है, आपका क्वेश्चन अब्रप्ट नहीं आना चाहिए, आंसर अब्रप्ट नहीं होना चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और मैं अचानक से बॉडी पे पहुंच गई, तो इवैल्यूएटर को समझ ही नहीं आएगा कि ये कहां से कहां पहुंचे हैं। देयर शुड बी अ स्मूथ, जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, प्लीज मेंशन अ लाइन,
These are the specific following features we are going to mention in our answer. तो वो जब स्पेसिफिकली आपने एक लाइन मेंशन कर देती है, इवैल्यूएटर का माइंड भी इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा कि ठीक है, इंट्रोडक्शन यहीं तक था, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी. ठीक है ना. फिर बॉडी के अंदर आएंगे तो फिर पॉइंटर्स को लिखना शुरू करिए. ठीक है कंचन? हाँ मैम, बस मैं यही पूछ रही थी कि मैम फीचर्स में ऐड कर सकती थी ना इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. फीचर्स तो ऐड करेंगे ही आप. हाँ मैम. हाँ मैम, इसके बाद फिर मैंने वो करे मैम पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये फिर इसके बाद एक्सप्लेन करा है. ठीक है, ठीक है. बाकी भी आंसर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपका. हाँ मैम, आप देख लेना एक बार. ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन? प्रिया, राहुल, गुंजन? नो मैम. क्वेश्चन के बारे में हमको बहुत कम नॉलेज है, तो उसका आंसर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? क्या चीज तान्या, दोबारा बोलो. मैंने चैट बॉक्स में लिखा है मैम. क्या है आपका क्वेश्चन? किसी आंसर के बारे में बहुत कम नॉलेज है तो उसे कंप्लीट कैसे करें? ये क्वेश्चन भी कई बार होता है कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में मुझे कम पता है तो मुझे कंप्लीट कैसे करूं. अब क्वेश्चन पूछा है 150 वर्ड्स में और मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं क्योंकि मेरे पास इसकी नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. डू नॉट ट्राई कि मुझे पूरा 150 ही लिखना है. अगर आपको उस क्वेश्चन के ऊपर जेन्युइनली 80 वर्ड्स 100 वर्ड्स तक का डेटा पता है, जस्ट राइट इट डाउन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम बचाना जरूरी है. पेपर में कुछ बकवास नहीं लिखनी है. जो मुझे पता है, अभी बोला ना, क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए. मुझे किसी क्वेश्चन में 150 वर्ड्स आते ही नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके. मुझे उसमें सिर्फ इतना पता है, उसका डेफिनेशन पता है, उसके 2-3 पॉइंट्स पता है, एंड देन यू कैन कंक्लूड दैट आंसर विद इन 80 to 90 वर्ड्स. फिनिश इट ऑफ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे अपना समय बर्बाद कर दिया. हो सकता है उसके बाद वाले क्वेश्चन आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाते, लेकिन टाइम नहीं बचा, फिर तुमने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया. तो वो चीज गलती नहीं करनी. किसी क्वेश्चन में लिमिटेड नॉलेज है और ऐसा होगा, अभी मैंने बताया ना 20 क्वेश्चंस हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे कि बहुत अच्छे से आते हैं मुझे. 6-7 क्वेश्चन एवरेज करके आओगे और 5 की तो हवा भी नहीं होगी, नॉलेज भी नहीं होगी तुम्हें, लेकिन अटेम्प्ट तो करने हैं. थोड़ा बहुत भी वर्ड का इधर उधर कुछ पता है तो बस उसको अटेम्प्ट करके आइए. 80 वर्ड्स में, 90 वर्ड्स में लिख कर आइए. और कभी टाइम कम बच जाए, ऐसा लगा कि 5 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, तो क्या करो, डायग्राम्स का ज्यादा इस्तेमाल करो. ठीक है? क्योंकि लिखने बैठोगे तो टाइम लगेगा, डायग्राम्स का यूज ज्यादा करो. अगर ऐसा अप्रोच, ऐसा हो गई स्थिति कि 20 क्वेश्चंस में से मैंने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन मेरे 4 क्वेश्चंस बच जा रहे हैं तब भी, और मेरे पास समय भी कम है, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूं कि तुम्हारे पास, तुम 10 मिनट भी लोगे तो 40 मिनट तो तुम्हारे पास है ही नहीं लिखने के लिए. तो उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे, सिर्फ डायग्राम्स का इस्तेमाल करोगे मैक्सिमम पॉसिबल. ठीक है? ट्राई टू फिनिश अप विद द पेपर. और कम पता है, कम लिख कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम को वेस्ट नहीं करना है. ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे तुम ज्यादा समय दोगे, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा तुम किसी और क्वेश्चन को आगे लिख पाओ. ठीक है तान्या? चलिए ठीक है. फिर आज हम लोगों ने इस सेशन में आपकी आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसे समझ लिया है. अब एक और सेशन करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को डायरेक्टिव समझाऊंगी कि अलग अलग जो डायरेक्टिव्स हैं उनको आप कैसे समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को कैसे लिखेंगे. ओके, चलिए, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.